नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्मा। आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो सीरीज़ चल रहा है, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये टॉपिक समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रेज़ेंट डे जो प्रेज़ेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इवॉल्व हुआ है, कैसे-कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे बना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना एम लक्ष्मीकांत का जो 7 एडिशन है या उससे भी जो 6 एडिशन है या कोई भी एडिशन का आप बुक खोल के सिर्फ मेरी बात सुनते जाइए। मैं इसको ना एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में पूरा कंटेंट को समझाऊँगा। एकदम सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज में पूरे के पूरे एक-एक लाइन को अच्छे से समझाऊँगा। बस आप बुक खोल के मेरी मेरी बातों को सुनते जाइए। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखो पहला चैप्टर क्या नाम है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री है। ठीक है? देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ब्रिटिश इंडिया। पहले ब्रिटिश इंडिया ही आई ना, तो पहले ब्रिटिश इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और उनके साथ-साथ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको भी हम समझेंगे। तो शुरुआत कैसी होती है? जो ब्रिटिश का इंडिया में आना, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं? इंडिया में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश लोग इंडिया में कभी आते हैं? 1608 में आते हैं, इंडिया में आए हैं सिर्फ ट्रेडिंग के नाम पे। मान लो एक कंट्री है, ठीक है? और ये दूसरी कंट्री है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है? ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं और तुम इन ग्रुप ऑफ पीपल को इस कंट्री में भेज रहे हो। तो वैसे ही जो ब्रिटिश आए थे एज़ अ ट्रेडिंग करने आए थे कि भाई हम खाली खरीदेंगे या बेचने की पर्पज़ से ही आएँगे। जैसे आज जाते हैं ना दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए, बिल्कुल उसी पर्पज़ से ये ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल का नाम रख लो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया इंडिया में आई। मतलब एक कंपनी नाम जैसे इंडिया इंडिया में ये इंडिया हो गया और ये हो गया समझ लो यूरोप का कोई कंट्री हो गया। तो इंडिया का जो टाटा कंपनी है समझ लो यूरोप में जाती है। बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिश का एक कंपनी था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी ग्रुप ऑफ पीपल इंडिया में आते हैं क्या करने के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। तो कंपनी को क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने 1600 में एक चार्टर यानी स्पेशल लीगल परमिशन दिया था, जिससे वो इंडिया में एक्सक्लूसिव ट्रेड कर सकते थे। मतलब कि जो वहाँ की क्वीन थी एलिज़ाबेथ वन 1600 में एक स्पेशल चार्टर, चार्टर का मतलब ये समझ लो लाइसेंस, लाइसेंस आज के ज़माने में जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में लाइसेंस दे दी। तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने 1600 में एक चार्टर दे दिया, मतलब लाइसेंस दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ? कि जाओ तुम भाई इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। क्या क्या बोलता है देखो, इंग्लिश कंपनी इंडिया में ट्रेड किया 1600 में एक चार्टर दिया, यानी स्पेशल लीगल परमिशन दे दिया है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि देखो जिससे वो इंडिया में एक्सक्लूसिव ट्रेड कर सकते थे। मतलब कोई और इंग्लिश कंपनी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, कोई और इंग्लिश कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है। अब देखो ट्रेडिंग के रूल 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 तक का सफ़र, मतलब ट्रेडिंग से लेकर रूल तक का सफ़र। ट्रेड पहले स्टार्टिंग कैसे होती है? ट्रेडिंग का। उसके बाद धीरे-धीरे इन लोग क्या करते हैं? रूल करने लगते हैं। तो वही यहाँ पे बताया कि ट्रेडिंग से लेकर रूल तक का सफ़र क्या हुआ था देखो, ध्यान से सुनो। 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरियाज़ में दीवानी राइट ले लिया। दीवानी राइट का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या होगा? रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का अधिकार। रेवेन्यू का क्या मतलब हो गया? जैसे जैसे आज आज हम लोग टैक्स भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टैक्स भरते हैं जो यहाँ पे लोग रहते थे। कौन-कौन से एरिया में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये जो टैक्स लेने का राइट हो गया, ये किसके पास आ गया? ये कंपनी के पास आ गया। और इसके पास सिविल जस्टिस और एक क्रिमिनल जस्टिस होता है। क्रिमिनल का मतलब होता है किसी का खून कर देना, कुछ कर देना, और सिविल जस्टिस का मतलब हो गया डिवोर्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई कंपनी कैसे चलाना है वगैरह-वगैरह, उसको कहते हैं सिविल जस्टिस, और एक होता है क्रिमिनल। तो इनके पास 2 चीज़ें आ गई, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड और सिविल जस्टिस से रिलेटेड आ गई। कौन-कौन से एरिया में आए थे? तो बंगाल में, बंगाल देखो 3 चीज़ याद रखना, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब है कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का अधिकार उनको मिल गया। ये अधिकार उन्हें मुगल एम्परर शाह आलम टू ने दिया था। ये भी याद रख कर रहना, किसने दिया था? ये जो दीवानी राइट था इन्हें मुगल एम्परर शाह आलम टू ने दिया था। उनकी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जीत के बाद देखो मुगल एम्परर शाह आलम टू और ब्रिटिश इंडिया से दोनों को फाइट हुआ। ठीक है, दोनों में फाइट हुआ। कौन सा बैटल था? वो बैटल ऑफ बक्सर था। कभी हुआ था? 1764 में। इसमें क्या किया? ब्रिटिश ने जीत गया। ब्रिटिश ये बैटल ऑफ बक्सर जीत गया। अब उसके हार के बदले एम्परर शाह आलम टू ने ब्रिटिश को क्या दिया? 1765 में क्या दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट दे दिया कि अब तुम्हारे हाथ में मैं देता हूँ कि तुम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करोगे, सिविल जस्टिस का तुम्हारा डिसीजन रहेगा। तो शाह आलम टू हार गए थे। इसके बाद क्या हुआ? कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करती थी, अब वो टेरिटोरियल पावर बन गई। टेरिटोरियल का मतलब क्या? धीरे-धीरे वो कब्जा करने लगी थी और हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगी थी। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल। देखो अभी तक ये सब चीज़ें हो रही थी, ये कंपनीज़ पूरा हैंडल कर रही थी। अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हो गया? देखो ये जो क्वीन एलिज़ाबेथ ने दिया था ना, ये क्वीन एलिज़ाबेथ ही वो वहाँ की ब्रिटिश क्राउन थी। मतलब वो एक तरीके की रानी थी, राजा वाला था कि राजा ने बोला कि उस कंट्री में जाके तुम व्यापार करो। तो वैसे ही सिस्टम था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ का राजा था यानी ब्रिटिश क्राउन था, वो डायरेक्ट रूल करना चाहता था। यानी कंपनी को बोलना चाह रहा था कि भैया तुम साइड हो जाओ, मैं खुद डायरेक्ट रूल करूँगा इंडिया में। हुआ क्या था? उसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। देखो 1857 में हुआ सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी क्या हुआ?
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे भी कहते हैं। ब्रिटिश रूल को हिला डाला। हुआ क्या था देखो, यहाँ की जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ब्रिटिश के ही अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देती है कभी 1857 में। तो वहाँ की जो क्राउन को क्या लगा कि देखो भाई कि जो हमारी आर्मी हमारे ही अगेंस्ट आ रही है, तो फिर क्राउन को एक बात समझ आएगा कि कंपनी वाले जो सही से रूल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हमको खुद रूल करना चाहिए। इसीलिए क्या किया, ब्रिटिश क्राउन बोलता है कि मैं खुद रूल करूंगा। कब? 1857 के बाद, सिपाही म्यूटनी के बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस इसे भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कहते हैं। उसके बाद क्या हो देखो, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, कंपनी के पावर ले ली और इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मतलब ये देखो, जो सिपाही म्यूटनी कभी हुआ 1857 में, और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से पूरी पावर ले ली। अब वो बोलेगा कि मैं डायरेक्ट कंट्रोल करूंगा, अपने हाथ में ले लिया। इस रूल को कहते हैं क्राउन रूल, क्योंकि क्राउन अपने रूल अपने अंदर ले लिया। तो क्राउन रूल कभी से शुरू होता है देखो, 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली है। यानी कि सिपाही म्यूटनी कभी हुआ 1857 में, और क्राउन रूल कभी करने लगी 1858 में 1947 तक। ये डेट याद रख के रहना, क्राउन रूल कभी करते हैं 1858 से लेकर 1947 तक। ये रूल 15 अगस्त 1947 तक चला, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो वही जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली थी, जब तक कौन रूल कर रहा था? क्राउन रूल कर रहा था। तो इसको समझते देखो। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो अब हमको आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिलने से पहले ही हमको मालूम पड़ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ेगी? देखो, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इसीलिए 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। हमको आज़ादी कभी मिली? 47 में। लेकिन हम उससे पहले ही 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं। अब सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी असेंबली का मतलब क्या होता है? लोग इकट्ठा रहें। ठीक है, और किस लिए इकट्ठा हो? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाएं। इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बस इनका काम ही था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुआ। तो देखो, आज़ादी कभी मिली? 15 अगस्त 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कभी बनी? 1946 में। और लागू कभी हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई, लेकिन बनाने में, फिर डिस्कशन में, डिबेट में टाइम लग गया। तो फाइनली जो लागू हो गया, मतलब बन के तैयार हो गया। अब लागू कभी हुआ? 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ये डेट सब याद रखना, क्योंकि सीडीएस वगैरह में ये सब डेटें इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कभी बनी, आपको लगेगा कि तो सिंपल है, लेकिन पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1946 में बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू कभी हुआ, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीडीएस वगैरह में। 26 जनवरी 1950, क्योंकि लोग कन्फ्यूजिंग हो जाता है ना, 47 को लागू हुआ कि कभी लागू हुआ, तो ऐसा पूछ लेते हैं। अब सुनो, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ। देखो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का कई फीचर ब्रिटिश पीरियड से इंस्पायर हुए। ये याद रखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ब्रिटिश पीरियड्स के टाइम से ही, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया था। उनका कुछ जो आइडियाज़ था, जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, हम उनमें से, मतलब ब्रिटिश के टाइम ब्रिटिश के टाइम पे जो चलता था, हम उसको भी कॉपी किए हैं। लेकिन एज इट इज़ कॉपी नहीं किया, हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कॉपी किए हैं। तो ब्रिटिश रूल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट और लॉज हमारे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क का फाउंडेशन रखा गया। मतलब ऐसा हम नहीं कि तभी हमको आज़ादी मिल गई तो ब्रिटिश का हर चीज़ रिजेक्ट कर दें या बॉयकॉट कर दें, ऐसा नहीं था। हमने उनका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था, इंपॉर्टेंट इवेंट और लॉज हमारे गवर्नमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको हमने फाउंडेशन की तरह काम किया, ताकि हम आगे का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएँ। तो देखो, ये सब 2 फेज़ में हुआ, डिवाइड हो गया। देखो, कंपनी रूल कभी था 1773 से लेके 1858 तक, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था? सिपाही म्यूटनी हुआ था। उसके बाद ही तो क्राउन रूल ले लिया था। तो कंपनी रूल 1773 तक से लेके 1858 तक चला। क्राउन रूल कभी तक चला? 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो 2 चीज़ याद रखना, कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब कंपनी रूल पढ़ते हैं, ठीक है, जो 1773 से लेके 1858 तक क्या क्या हुआ उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्राउन रूल पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। तो हम शुरू करते हैं कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक। अब पहला जो था उस टाइम पे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, क्राउन अब धीरे धीरे क्या कर रहा था? कंपनी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए रेगुलेटिंग का मतलब मैं तुम्हें रेगुलेट करूंगा। तो वहाँ की क्राउन क्या बोल रही थी कि अब मैं कंपनी को रेगुलेट करूंगा। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रेगुलेट करना मतलब अब शुरू हम कर देंगे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो बैकग्राउंड को समझते हैं। 1773 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला स्टेप था। ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब वहाँ की जो क्राउन था, पहला स्टेप था, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अफेयर में कंट्रोल लगाना स्टार्ट कर दिया। बोला ना, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब अब हम रेगुलेट करेंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट अब धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेगी। कभी? 1773 से। इससे पहले तक कंपनी अपने हिसाब से इंडिया में रूल करती थी, बिना पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के। लेकिन कंपनी में करप्शन और मिसमैनेजमेंट बढ़ गया था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब कंपनी पर नज़र रखी जाए। ये बात ध्यान से सुनो, समझ में आया मैंने क्या बोला? बस सुनते जाओ आप। अब समझो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट।
क्या रेगुलेटिंग ऑफ 1773 को। इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला ऑफिशियल स्टेप था कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। बोला ना रेगुलेट करने के लिए, मतलब स्टार्ट कर दिया 1773 से। अब पहला स्टेप था जो कंपनी को रेगुलेट यानी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे। इसने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी हैं, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, देखो जो पॉलिटिकल में भी इंटरफेयर कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसी को रिकॉग्नाइज किया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फर्स्ट ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया, तो वो 1773 याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश में पार्लियामेंट थी ना, वो पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट यहाँ पे बैठी रहेगी, उसके नीचे जो कंपनी काम कैसे करेगी, ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, तो ये सेंट्रल मतलब पूरी ब्रिटिश क्राउन यानी पार्लियामेंट अपने हाथ में ले रही थी, इसलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना, लक्ष्मीकांत में है, उसको देखते जाइए। अब उसके फीचर पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, इसमें फीचर भी हैं। फीचर क्या था, देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया, इसका पहला फीचर है 1773 का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले बंगाल में क्या होता था, हेड कौन होता था, बंगाल एक स्टेट है, उसका हेड कौन था, गवर्नर होता था। अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मतलब नाम चेंज कर दिया गया, पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहला पॉइंट है। उसके साथ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें वो कंसल्ट करता था। देखो ये एक हो गया, ये कौन हो गया, ये पहले गवर्नर था, ठीक है। अब इसे क्या बना दिया, इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन इसके साथ 4 लोग और मेंबर, ग्रुप इनके 4 मेंबर रहेंगे, तो टोटल 5 लोग इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सलाह देंगे इसको, ठीक है। मेन ये रहेगा, उसको सलाह देने के लिए ये सब रहेंगे 4 लोग। तो वही पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके साथ 4 लोगों की मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई ताकि उसको सलाह वाला देते रहे कैसे काम करना है कैसे नहीं। अब पहला जो आदमी था वो है लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग, बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाम याद रख लेना, लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग पहले बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आया ना, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और उसमें से 1+4 ये याद रख के रहना कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और एक गवर्नर जनरल थे। पहले कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग पहले थे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अब उसके अंदर आ गई। देखो 3 चीजें थी, ये था बंगाल, ठीक है, ये था मद्रास, ये था बॉम्बे, ये बंगाल है, ठीक है, और ये था मद्रास, ये है बॉम्बे। ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, मतलब अपने हिसाब से तीनों स्टेट चलाते थे। अब क्या कर रहे हैं कि जो ये बंगाल है ना, ये बंगाल को सेंटर बना देंगे, और इसके नीचे क्या डाल देंगे, मद्रास को, और इसके नीचे क्या डाल देंगे, इसके नीचे डाल देंगे बॉम्बे को। मतलब जैसे आज है ना कि आज के टाइम पे कैसा है कि ये देखो, ये दिल्ली हो गया, ये कैपिटल हमारा हो गया। देखो ये इधर देखो, ये कैपिटल दिल्ली हो गया, बाकी सब स्टेट हो गया ना, स्टेट, लेकिन जो कैपिटल है वो दिल्ली है। वैसे ही कुछ सिस्टम मतलब चालू किया गया कि ये बंगाल ही सेंटर रहेगा, उसके नीचे मद्रास एंड बॉम्बे काम करेंगे। पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट रहते थे, अब उसके अंदर ही ये मतलब बंगाल के अंदर ही मद्रास एंड बॉम्बे आएंगे। ये पॉइंट में लिखा, देखो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब उसके अंदर आ गई। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास इंडिपेंडेंट थी। अब ये दोनों बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। तो पहला कौन था, याद रखो, पहला कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हस्टिन। बोलते जाओ सुनते जाओ, पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वॉरेन हस्टिन था। उसके अंदर किसको कर दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को कर दिया गया। इससे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। देखो ये हो गया ना सेंट्रल, मैं बोला ना बंगाल को सेंटर बन गया, इन दोनों को उसके नीचे डाल दिए, मद्रास को और बॉम्बे को। यही दूसरा पॉइंट में कह रहा है। अब तीसरा पॉइंट में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में। डेट याद रख लेना, 1774 में पूछता है कभी कभी, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट कभी हुआ 1774 में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। उसमें थे एक चीफ जस्टिस और प्लस 3 जज थे। रूल क्या है, 1+3 था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कभी बना, 1774 में बना, 1774 में बना। कैसे था, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे ऐसे। और अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना कि गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को रूल कैसा था, 1+4 था, वहाँ पे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और एक गवर्नर जनरल था। और यहाँ पे देखो जज, एक चीफ जस्टिस रहेंगे, उसके साथ 3 अलग जज रहेंगे, तो 1+3 याद रख रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट कभी बना 1774 में, 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस। ये पहला स्टेप था इंडिया में ब्रिटिश स्टाइल जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट करने का। तो कभी स्टार्ट हुआ, 1774 में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंपनी को सर्वेंट पर रिस्ट्रिक्शन, कंपनी के जो सर्वेंट थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। कंपनी के ऑफिशियल जो थे सर्वेंट को मना किया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड यानी अपना बिजनेस ना करें, लोकल लोगों से गिफ्ट या ब्राइब ना ले, मतलब करप्शन कंट्रोल करना चाहा गया। तो जो कंपनी में जो सर्वेंट लोग थे, मतलब वहाँ के एम्प्लॉय थे, वो प्राइवेट बिजनेस करते थे, मतलब अपना भी, जैसे आज होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, अब जाके वो प्राइवेट भी अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। तो वैसे ही उस टाइम पे क्या चलता था, वैसे ही चल रहा था कि जो कंपनी के जो सर्वेंट थे, एक तो वो कंपनी के सर्वेंट थे, ऊपर से उन लोग खुद का प्राइवेट यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और लोगों से ब्राइब लेते हैं।
तो वही कह रहे हैं कि अब ऐसे कंपनी के जो ऑफिशियल हैं उनको मना किया गया कि तुम ऐसे सब काम नहीं करोगे। तो वहीं यहाँ पे करप्शन कंट्रोल करने के लिए मतलब ऐसा स्टेप लिया गया। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल, अब वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। पहले कौन करता था, कंपनी अपने हिसाब से चलाती थी, अब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में कंपनी चलाता था, वो ऑर्डर दिया गया कि वो इंडिया के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर पर रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे। देखो ये जो कंपनी का कोर्ट ऑफ, कंपनी को कौन चलाता था, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है। कंपनी को कौन चलाता था, कंपनी को चलाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये कंपनी हो गया, ये कंपनी हो गया, इसको कौन चला रहा है, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चला रहा है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चला रहा है। तो पहले अपने हिसाब से चलाता था, अब क्या क्या बोलता है। अब ये देखो यहाँ पे बोलता है कि लंदन में वो चलाता था अपने हिसाब से। अब क्या बोल रहा है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब बोलती है देखो तुम मुझे रिपोर्ट दोगे। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोली है, तुम मुझे रिपोर्ट दोगे कि तुम्हारा रेवेन्यू क्या है, सिविल में क्या तुमने स्टेप लिया और मिलिट्री मैटर में, यानी तीनों रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर में तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दोगे। पहले अपनी मर्जी से करता था, लेकिन अब उसे भाई हिसाब देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट ओवरसाइट स्टार्ट हो गया कि देखो अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या क्या करते हो। तो वही है कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो रेवेन्यू एंड सिविल और मिलिट्री मैटर में किसको रिपोर्ट भेजेंगे, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेंगे। ठीक है, तो समरी क्या, देखो समरी एक शॉर्ट में समझते हैं। पॉइंट देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पर्पस क्या है, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रेगुलेटिंग था ना, तो रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। की पर्सन कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हस्टिन क्या था, पहले गवर्नर जनरल, जीजी बने गवर्नर जनरल, नाम याद रखना, लॉर्ड वॉरेन हस्टिन। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कभी बना, लॉर्ड वॉरेन हस्टिन का देखो क्या था, 1+4, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने थे, 4 थे, ये एक लॉरेन वॉरेन हस्टिन हो गए। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में बना, एक सीजीआई थे, चीफ जस्टिस थे, और प्लस 3 अलग अलग जजेस थे, याद रखना, इंपॉर्टेंस याद रखना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल का स्टार्ट यहीं से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही स्टार्ट होता है। अब एक और पढ़ते हैं, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अमेंडिंग देखो, जो 1773 में आया था ना, वो 1773 का, उसी को अमेंड कर दिया गया, थोड़ा उसमें चेंज कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो जैसे ही तुम्हारे सामने ये वर्ड आएगा ना, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, समझ जाना कि ये तो 1773 के ही क्लोज दिख रहा है, तो उसमें ही कुछ मॉडिफाई करके अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ही होगा, कुछ उससे रिलेटेड ही, बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं होंगी, उससे कुछ आसपास चीज़ें होंगी। क्या है, हम पढ़ते हैं। देखो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या होता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें अमेंड करके कुछ सेटल किया गया था। देखो सिंपल लैंग्वेज में, बैकग्राउंड में समझते हैं क्या हुआ था। देखो रेगुलेटिंग ऑफ 1773 के बाद क्या हुआ, इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर तो बन गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ये देखो, एक थे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एक था जीजी, यानी गवर्नर जनरल थे, ये 2 लोग थे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में ये डिबेट होता रहता था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन क्या करेगा वगैरह वगैरह, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट कई बार कंपनी के ऑफिशियल के डिसीजंस में इंटरफेयर करने लगी। देखो ये देखो, ये जीजी हो गया गवर्नर जनरल, और ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया कोर्ट। अब ये दोनों लोग इंडिया में राज कर रहे थे, मतलब चलाते थे, लेकिन ये कंपनी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्या बोले इन्होंने, कंपनी के ऑफिशियल में डिसीजंस में इंटरफेयर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है। तो कंफ्यूजिंग ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ तक है और गवर्नर जनरल की पावर कहाँ तक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक अमेंड पास कर दिया, जिसके कहा गया अमेंडिंग एक्ट 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हुआ क्या था कि जीजी में, गवर्नर जनरल में और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के ऑफिशियल वर्क में इंटरफेयर कर रहा था। तो वहीं पे इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि 1781 में एक एक्ट पास कर दिया अमेंड करके कि देख भाई तेरा बाउंड्री ये है, उसका बाउंड्री ये है, तुम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव बाउंड्री में ही काम करो। बस यही था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मेन फीचर क्या था देखते हैं। देखो गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रोटेक्शन दी गई। अब गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल की ऑफिशियल काम यानी ऑफिशियल ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन नहीं दे सकती थी। ये जीजी बोला ना, जीजी और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये बोला देखो जो तुम्हारे पास काउंसिल था, काउंसिल कितना था बताओ जरा कमेंट में करके। काउंसिल कैसा था, 1+4, याद रखें ना गवर्नर जनरल। पहले कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिन थे, 1+4 थे। ठीक है, एक गवर्नर जनरल थे और 4 उनकी काउंसिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट का बोला देख भाई इसमें तो इंटरफेयर मत करना, ये 5 लोग अपने हिसाब से करने दे, उनका जो ऑफिशियल ड्यूटी है, तो इसमें अपना टांग मत लड़ाना। मतलब अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई काम किया तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं लग बनेगा। यही रूल कंपनी के सर्वेंट के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब ये जो कंपनी में सर्वेंट लोग काम करते थे ना, ऑफिशियल जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे, सुप्रीम कोर्ट बोला कि देख भाई अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं तो तू उसमें मतलब बीच में इंटरफेयर मत करना। यही है सिंपल सा चीज़। सेकंड चीज़ क्या कहता है, रेवेन्यू मैटर में कोर्ट का जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया। जो भी रेवेन्यू मैटर है ना, रेवेन्यू का मैटर है, वो जीजी देख लेगा, अपना गवर्नर जनरल देखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भाई तू यहाँ से इसमें इंटरफेयर मत करना। वही इसने बताया, सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू के केसेस में मतलब टैक्स कलेक्शन या पैसा रिलेटेड डिस्प्यूट में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब
इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलने लगेगा क्योंकि कोर्ट का अपना काम रहेगा और ये जीजी देखेगा, गवर्नर जनरल देखेगा। पहले कोर्ट बार-बार रेवेन्यू ऑफिसर के काम में दखल देता था, लेकिन अभी बोला गया ना कि भाई देखो रेवेन्यू में मैटर में मत कर, और जो भी ये जो जीजी लोग हैं, गवर्नर जनरल और उनके जो 1+4 या प्लस एम्प्लॉइज़ लोग हैं, उसमें भी तू इंटरफियर मत करना, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट याद रख लेना। और तीसरा पॉइंट क्या है देखो, कलकत्ता के सब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गए, जितने भी कलकत्ता थे ना, पूरी की सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट ना ये कलकत्ता के ऊपर इतनी पूरी बाउंड्री बना ली कि इसके अंदर जो भी है वो मेरे जुरिडिक्शन में आ गए। इसमें यही बताया जा रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट का एरिया पावर अब सिर्फ कलकत्ता सिटी तक लिमिटेड नहीं था, सॉरी क्या बोलते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट का एरिया पावर अब सिर्फ कलकत्ता सिटी तक लिमिट कर दिया गया। कलकत्ता के सब रेसिडेंट यानी इंडियंस और ब्रिटिश कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ गए, मतलब चाहे इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो, कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही आ गए। साथ ही कोर्ट को बोला गया हिंदू के केस में हिंदू लॉ से डिसाइड करो, मुस्लिम के केस में मोमेडियन लॉ को ही डिसाइड करो। पहली बार पर्सनल लॉ का प्रिंसिपल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्सनल लॉ का पहली बार प्रिंसिपल कब यूज किया गया था, तो तुम करना 1781 में। क्या बोलोगे, क्या था इधर देखो, ये देखो 1781, इसमें ही बोला गया था कि देख भाई हिंदू का केस रहेगा तो हिंदू के हिसाब से मतलब सॉल्व करना, और मुस्लिम का केस रहेगा तो मुस्लिम के हिसाब से सॉल्व करना, मोमेडियन के लॉ हिसाब से। देखो तो पूछ लेगा सिंपल सा चीज़, 81 याद रखे रहना, ठीक है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट का अपील। देखो प्रोविंशियल कोर्ट का मतलब क्या होता है, स्टेट, जहाँ भी प्रोविंशियल दिखेगा तुमको उसका मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। स्टेट मतलब राज्य, जैसे बोलता हूँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, ऐसा। प्रोविंशियल कोर्ट यानी जो स्टेट हाई कोर्ट होता है ना, उसका अपील अभी कैसा होता है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये इसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, जो प्रोविनेंस कोर्ट का अपील, देखो ये प्रोविनेंस कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का अपील, अगर किसी प्रोविनेंस यानी राज्य कोर्ट का डिसीजंस के अगेंस्ट अपील करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट का अपील है, हाई कोर्ट में मतलब कि कोई गए दो लोग, दो पार्टी गई, बोली मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, लेकिन उस टाइम पे क्या बोला गया, देख ये हाई कोर्ट का जो अपील लेगा ना, ये जीजी के पास जाएगा, यानी गवर्नर जनरल के पास जाएगा, और उनके काउंसिल मतलब 1+4 ये डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना है। मतलब ये प्रोविनेंस कोर्ट यानी हाई कोर्ट का अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जीजी के पास जाएगा, 1+4 के पास, मतलब गवर्नर जनरल और 4 काउंसिल, ये लिखा ना, काउंसिल के पास जाएगा। इस एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी बन गई, मतलब देखो तुम अपनी ये काम करो, तुम अपना ये काम करो, इससे देखो एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी बन गई। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, गवर्नर जनरल को रेगुलेशन बनाने का अधिकार। देखो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दी गई कि प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के रूल्स के रेगुलेशन बना सकते हैं। देखो ये प्रोविनेंस कोर्ट था, ठीक है, ये प्रोविनेंस कोर्ट था, इसका अपील किसके पास जाएगा, जीजी के पास जाएगा, प्लस काउंसिल, वही जीजी काउंसिल के पास जाएगा, ठीक है। अब ये रूल्स बनाएगा कि प्रोविनेंस कोर्ट जो है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होगा, ये इसका भी रूल बनाएगा, और प्लस क्या बोला, काउंसिल का रूल, यानी अपना खुद का रूल भी कौन बनाएगा, जीजी प्लस काउंसिल बनाएगा। और प्रोविनेंस कोर्ट यानी हाई कोर्ट, बोलो हाई कोर्ट का भी रूल कौन बनाएगा, हाई कोर्ट का भी बनाएगा, जीजी बनाएगा और काउंसिल ही बनाएगा, इसका सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करने देगा। तो देखो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिशमेंट होगा। कैसे समरी समझते हैं इन शॉर्ट में, देखो अमेंडिंग एक्ट ऑफ द सेटलमेंट भी इसे कहते हैं, 1781 में आता है, इसका नाम नाम है एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। सेटलमेंट हुआ कुछ 1773 में हुआ था, उसको सेटलमेंट कर दिया गया। क्या सेटलमेंट था, वही जीजी के बीच में और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, वही सेटलमेंट हुआ। देखो पर्पस क्या था, रेगुलेटिंग ऑफ 1773 के डिफेक्ट को दूर करना था, कमियों को दूर करना था। पहला फीचर क्या था, गवर्नर जनरल और ऑफिशियल की लीगल इम्यूनिटी, यानी ऑफिशियल एक्ट में कौन था, 1+4 थे ना, गवर्नर जनरल और ऑफिशियल। बोलेगे देख ये लोग अगर अपने हिसाब से अपने ऑफिशियल ड्यूटी में काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। समझ में आया, तो बताओ पहला जीजी कौन था, बंगाल का, वॉरेन हस्टिन था, ठीक है, याद रख लेना। सेकंड फीचर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट किया गया, क्यों, क्योंकि देखो जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा, कंपनी को जो एम्प्लॉय होगा वो सुप्रीम कोर्ट अगर वो ऑफिशियल काम पे ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इसीलिए इसके पावर को लिमिट कर दिया गया। थर्ड फीचर क्या कहता है, कलकत्ता में पर्सनल लॉ अप्लाई करना, याद रखना 1781 में पर्सनल लॉ पहली बार अप्लाई हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था कि हिंदू के केस में तुम हिंदू का लॉ लगाओगे और मुस्लिम के केस में मोमेडियन लॉ, ठीक है। फोर्थ फीचर क्या कहता है, अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, मतलब जो प्रोविनेंस कोर्ट था ना, प्रोविनेंस कोर्ट था यानी हाई कोर्ट था, उसका जो अपील है वो किधर जाएगा, वो जाएगा जीजी के पास प्लस काउंसिल के पास, वही जीजी प्लस काउंसिल के पास जाएगा। इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पावर को क्लियरली सेपरेट कर दिया कि ये जुडिशरी का काम है भाई, और ये जो जीजी कर रहे थे ना ये एग्जीक्यूटिव का काम है। ये दोनों का लाइन एकदम क्लियर कर दिया गया कि देखो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एक लाइन बना दिया गया कि भाई तुम एग्जीक्यूटिव का काम करो, एग्जीक्यूटिव का काम जीजी करेगा और जुडिशरी का जुडिशरी करेगा, सेपरेट कर दिया गया। और पहली बार इंडियन पर्सनल लॉ और हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया, कब, 1781 में।
तो अभी का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी का जो पिट्स एक्ट है यहीं से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।